जय हिंद। इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशंस में ख़त्म कर दी थी और हमने देखा था कि किस तरीके से हमारी कंट्री का पार्टीशन किया गया और किस तरीके से पार्टीशन के साथ साथ हमें इंडिपेंडेंस दिया गया। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर और चैप्टर टाइटल्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स। बेसिकली जितना टाइम पीरियड के लिए ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करेंगे उस टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स हुए और क्या क्या जुडिशियल डेवलपमेंट्स किए गए, उस सब के बारे में अब अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। आज के सेशन में एक तो हम देखेंगे कि 1773 से लेकर 1858 के बीच में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के चलते बहुत सारे एक्ट्स लाई जाएंगे, बहुत सारे चार्टर्स लाई जाएंगे जिनके बारे में अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया गया 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में स्टैब्लिश किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आएगी और इंडिया के साथ में ट्रेड करने की शुरुआत करेगी। 1757 में होगी बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में होगी बैटल ऑफ बक्सर और इन दोनों बैटल्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। 1757 या फिर ये कहें कि 1764 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में प्योरली एक ट्रेडिंग कंपनी के जैसे फंक्शन करेगी। लेकिन हाँ, बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद से द कंपनी स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग और कंपनी ने रूलिंग बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने की शुरुआत कर दी। पहला एक्ट लाया जाएगा 1773 में, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 से लेके 1858 के बीच में रहेगा कंपनी रूल और 1858 से लेके 1947 तक रहेगा ब्रिटिश क्राउन का रूल। इस सब के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है, हमें एक बेसिक आइडिया है। बट ये जो फेज़ है 1773 से लेकर 1947 तक का, इस फेज़ के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे कंट्री में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेकर आएगी, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेकर आएगी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटेंशन ये नहीं था कि हमें इंडियंस की कोई भलाई करनी है। इंटेंशन क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्पस था कि ये जो हमारी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है इसको सर्व करना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्पस ये था कि हमारा जो फ़ायदा है वो इंटैक्ट रहे, इंडिया के ऊपर हमारा जो कंट्रोल है वो इंटैक्ट रहे और ये जो हमारी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है ये और ज़्यादा ग्रो हो। इसको सर्व करने के लिए, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए जाएंगे। बट इसी प्रोसेस के दौरान अनइंटेंशनली हमारी कंट्री में मॉडर्न स्टेट के एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। हमारे कंट्री में मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएगा और ये जो मॉडर्न स्टेट के एलिमेंट्स हैं, ये जो मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम है, इसका रिजल्ट होगा कि हमारे कंट्री के लोग यूनाइट होने की शुरुआत करेंगे। कल तक जो कंट्री राजा महाराजा नवाब लोगों के बीच में डिवाइडेड थी, अब उस कंट्री के लोग यूनाइट होने की शुरुआत करेंगे। अब उस कंट्री के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग देखने को मिलेगी और इसी यूनिटी, इसी नेशनलिज्म की फीलिंग का रिजल्ट था हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि अल्टीमेटली जाएगा इंडिपेंडेंस तक। ये सारी बेसिक बातचीत है, इस सब के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। 1773 से लेके 1858 के बीच में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए। देखो हमें ये पता है कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई और इस बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो ने, या फिर ये कहें कि कंपनी ने 3 लोगों को हराया था। और वो 3 लोग कौन थे? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि हेक्टर मुनरो ने किन 3 लोगों को हराया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो क्या थी कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स हैं, वो किसको मिल गए? वो मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब अब कंपनी को बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पैसा मिलेगा और उस पैसे से खूब ट्रेड करो। इनपुट जीरो और आउटपुट पूरा पूरा है। बेहद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स हैं वो किसको मिल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। बदले में कंपनी को एक एनुअल सब्सिडी देनी थी मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को और एक एनुअल पेंशन देनी थी
अवध के नवाब शुजाउद्दौला को। और ये भी ठीक किया कंपनी ने, बिकॉज कंपनी को ये समझ में आ रहा था कि रातों रात हम पूरे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं। लोग मुगल एम्परर के प्रति लॉयल हैं, लोग नवाब ऑफ अवध के प्रति लॉयल हैं, तो इनको कुछ एनुअल पेमेंट दे देते हैं, बदले में हमें क्या मिल रहा है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। और ये जो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिले कंपनी को, कंपनी ने इस रेवेन्यू कलेक्शन को इंश्योर करने के लिए बड़ा स्मार्टली 2 इंडियंस को अपॉइंट किया एज डेप्यूटी दीवान्स। किस किस को अपॉइंट किया गया? मोहम्मद रेजा खान को अपॉइंट किया गया फॉर बंगाल और राजा सितब राय को अपॉइंट किया गया फॉर बिहार। बहुत सिंपल सी बातचीत है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, कंपनी जीत गई और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए। और इस रेवेन्यू कलेक्शन को इंश्योर करने के लिए कंपनी ने 2 इंडियंस को अपॉइंट किया एज डेप्यूटी दीवान्स। किस किस को? एक तो मोहम्मद रेजा खान को अपॉइंट किया गया फॉर बंगाल और दूसरा राजा सितब राय को अपॉइंट किया गया फॉर बिहार। अच्छा, अब तक कंपनी जो भी कर रही थी, कंपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था इंडिया से। लेकिन 1767 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन अफेयर्स में इंटरफेयर किया। 1767 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को बोला कि आप ये जो इंडिया में लूटपाट मचा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, इसका 10% शेयर या फिर ये कहें कि लगभग 4 मिलियन पाउंड आप हमें एनुअली पे करोगे। देखो, अब तक 1767 से पहले तक कंपनी जो भी कर रही थी, कंपनी अपने पर्सनल कैपेसिटी में कर रही थी, पैसा कमा रही थी, प्रॉफिट बना रही थी। और ये जो पैसा है, ये जो प्रॉफिट है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी दिख ही रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली 1767 में पहली बार इंडियन अफेयर्स में इंटरवीन किया और कंपनी को बोला कि आप इंडिया में ये जो लूटपाट मचा रहे हो, उसका 10% या फिर ये कहें कि लगभग 4 मिलियन पाउंड्स आप हमें एनुअली पे करोगे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अब इंडियन अफेयर्स में इंटरवीन करने की शुरुआत कर दी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी दिख रहा है कि इंडिया में फायदा बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। ये जो 1765 से लेके 1772 का पीरियड है, इस पीरियड के दौरान ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहा। देखो, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई अथॉरिटी, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट किसके पास में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, लोग सवाल किससे पूछेंगे? लोग सवाल अभी भी नवाब से पूछेंगे। मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में पूरी अथॉरिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं है, और नवाब के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी जवाबदेही है, लेकिन नवाब के पास में अथॉरिटी कोई भी नहीं है। अब सोचो, एक बॉडी जिसके पास में अथॉरिटी है बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और दूसरी बॉडी वो है जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अथॉरिटी कोई भी नहीं है। मिसमैनेजमेंट होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियसली बात है, होगा ही होगा। और इस फेज के दौरान खूब सारा करप्शन देखने को मिला। कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो अपने प्राइवेट ट्रेड में खूब सारा करप्शन करेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी है कि नवाब जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है, और अथॉरिटी नहीं होगी तो इस करप्शन को कैसे रोकेगा? नहीं रोक पाएगा। और कंपनी के सर्वेंट्स जिनके पास में पूरी अथॉरिटी है, उनके ऊपर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तो क्या हुआ? खूब सारा करप्शन देखने को मिला। इनफैक्ट जब रेवेन्यू कलेक्शन की बारी आई तो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया गया, पीजेंट्स को ऑप्रेस किया गया, उनसे उल्टा सीधा बढ़ चढ़ के रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, उनको खूब परेशान किया गया। सिचुएशन ऐसी हो गई कि कंपनी बैंकरप्ट होने लगी और कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो खूब सारा मुनाफा कमाने लगे। करप्शन इतना ज़्यादा हो गया कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं वो लंबा चौड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं, खूब लंबा चौड़ा पैसा लेकर जा रहे हैं ब्रिटेन में, लेकिन कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो रही है। सिचुएशन ये आ गई कि कंपनी को लोन मांगना पड़ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और जब इतनी बुरी सिचुएशन हुई तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका मिला और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करेगी
वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करने की और रेगुलेट करने की शुरुआत करेगी और पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आएगी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जिसे बुलाया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो अब तक जितना भी हमने पढ़ा वो सब बेसिक था। इसमें दो चीज़ें शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी, हालांकि नई नहीं होंगी, मैंने कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा, लेकिन फिर भी बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स हैं वो मिल गए कंपनी को, और ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है इसको एंश्योर करने के लिए कंपनी ने 2 इंडियंस को डेप्यूटी दीवान के तौर पर अपॉइंट किया, मोहम्मद रेजा खान को बंगाल के लिए और राजा सितब राय को बिहार के लिए। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब इंटरवीन किया इंडियन अफेयर्स में? 1767 में। अच्छा, फिर जब कंपनी में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे, बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिला, तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आएगी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अपन पढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश करता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, कंपनी में खूब सारा करप्शन देखने को मिल रहा है, इंडिया में खूब सारी लूटपाट मचाई जा रही है, और इस कंपनी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आएगी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ हद तक फाउंडेशन रख दी जाएगी। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ हद तक इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इन इंडिया। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, वो कंपनी के डायरेक्टर्स पूरा इंडिया में जो भी रेवेन्यू अफेयर्स का डिटेल है, जो भी सिविल और मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल है, उसको सबमिट करेंगे टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन अफेयर्स से कोई लेना देना नहीं था, कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में साफ साफ लिख दिया गया कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो पूरी जानकारी अबाउट इंडियन रेवेन्यू अफेयर्स, अबाउट इंडियन सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किसको देंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये कितने होंगे? ये 24 होंगे, और इनको इलेक्ट किया जाएगा 4 साल के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? 24 होंगे, और इनको इलेक्ट किया जाएगा 4 साल के लिए। और इनको इलेक्ट कौन करेगा? इनको इलेक्ट करेंगे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। और प्रोपराइटर्स कौन थे? ऐसे शेयर होल्डर्स कंपनी के जिनके पास में 1000 पाउंड से ज़्यादा का शेयर था। जितने भी शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिनके पास में 1000 पाउंड से ज़्यादा का शेयर था कंपनी का, उन सबको मिलके बना कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। और ये जो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स थे ये इलेक्ट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर्स होंगे? 24 मेंबर्स होंगे, और इनको इलेक्ट किया जाएगा 4 साल के लिए। कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा? 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा। और क्या डेवलपमेंट्स किए गए इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में? गवर्नर ऑफ बंगाल को एक नया डेजिग्नेशन दे दिया गया, और गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक काउंसिल दे दी गई कामकाज करने के लिए, और इस काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स। और ये जो 4 मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट कौन करेगा? इनको अपॉइंट करेगी कंपनी। मतलब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो कितने की थी? 4+1। 4 मेंबर्स तो ये, और एक खुद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये 4+1 मतलब ये जो 5 मेंबर्स हैं ये बना रहे थे गवर्नर जनरल की काउंसिल को। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वेरिन हेस्टिंग्स बने। अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? वेरिन हेस्टिंग्स। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वेरिन हेस्टिंग्स। ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई 5 मेंबर्स की, इसमें सारे डिसीजंस मेजॉरिटी वोट के थ्रू लिए जाने थे। और इस काउंसिल के लिए कोरम कितना था? 3 मेंबर्स। मतलब कोरम का मतलब क्या होता है? लक्ष्मीकांत पॉलिटी में बहुत डिटेल में अपन ने पढ़ा है। कोरम का मतलब कि अगर इस काउंसिल को फंक्शन करना है, अपने कामकाज की शुरुआत करनी है, तो कम से कम 3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी बातचीत। एक तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या बोला गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, वो पूरी जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे अबाउट इंडियन रेवेन्यू अफेयर्स, अबाउट इंडियन सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं
ये कितने होंगे, ये 24 होंगे और इनको 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा। इलेक्ट कौन करेगा, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। और कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स किन लोगों से मिलकर बना था, कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास में 1000 पाउंड से ज़्यादा का शेयर था। फिर इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या बोला गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को एक नया डेजिग्नेशन दिया जा रहा है और उसको बुलाया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए एक काउंसिल दे दी गई 4 मेंबर्स की। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, वेरिन हेस्टिंग्स बने। ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, इसमें सारे डिसीजंस मेजॉरिटी वोट के थ्रू लिए जाने थे और कोरम कितना था, कोरम 3 मेंबर्स का था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये भी बोल दिया गया कि कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया जाएगा और ये जो कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट है इसको स्टैब्लिश किया गया 1774 में। इसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 सबऑर्डिनेट जजेस होंगे। पहले चीफ जस्टिस इस सुप्रीम कोर्ट के कौन बने, एलजे इम्फ बने। कौन बने, एलजे इम्फ। और बहुत वेगली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये भी लिख दिया गया कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा इसके पास में बॉम्बे और मद्रास के ऊपर भी कुछ पावर्स होंगी। लेकिन ये प्रोविजन बहुत ज़्यादा वेग था, बहुत क्लियरली नहीं बताया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास में बॉम्बे और मद्रास के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या पावर्स होंगी। देखो बहुत सिंपल, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लेकर अपने को क्या याद रखना है कि एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर्स थे, 24 मेंबर्स थे। इनको इलेक्ट किया जाना था 4 साल के लिए। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। और इलेक्ट कौन कर रहा था, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स इनको इलेक्ट कर रहा था। दूसरा, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसको एक काउंसिल दी गई और काउंसिल कितने मेंबर्स की थी, 4 मेंबर्स की थी। ये जो काउंसिल है इसमें डिसीजंस मेजॉरिटी वोट के थ्रू लिए जाने थे और ये जो काउंसिल है इसके कोरम के लिए कंडीशन क्या थी, 3 मेंबर्स इसका कोरम फॉर्म करेंगे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, वेरिन हेस्टिंग्स। फिर इस रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया कि बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया जाएगा जिसको स्टैब्लिश किया गया कैलकाटा में। कब, 1774 में। ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 सबऑर्डिनेट जजेस थे। पहले चीफ जस्टिस कौन बने, एलजे इम्फ पहले चीफ जस्टिस बने। और बहुत वेगली इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में लिख दिया गया कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसके पास में बॉम्बे और मद्रास के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ पावर्स होंगी, लेकिन क्लियरली नहीं बताया गया कि क्या पावर्स होंगी। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए 1781 में। क्या अमेंडमेंट्स किए गए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया विद इन कैलकाटा। बता दिया गया कि विद इन कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या क्या जुरिस्डिक्शन होगा, उसको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया। दूसरा ये बोल दिया गया कि गवर्नमेंट के जितने भी सर्वेंट्स हैं वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी कामकाज कर रहे हैं उस कामकाज के लिए उनको इम्यूनिटी है, उनको पनिश नहीं किया जा सकता है। और तीसरा बोला गया कि जो भी सोशल और रिलीजियस यूसेजेस हैं उनको भी ऑनर किया जाएगा, उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा। बहुत सिंपल सी बातचीत। ये जो छोटा छोटा अपन ने लिखा है इसको अपने पेज में लिखो, शॉर्ट नोट्स में लिखो और इसको याद रखो। ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को लाया गया जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बुलाया जाता है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है इसमें पहली बार कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में उनको बुलाया गया ब्रिटिश पजेशंस। क्या बुलाया गया, ब्रिटिश पजेशंस। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा और ज़्यादा कंट्रोल ले रही है, वो थोड़ा और ज़्यादा कंपनी को रेगुलेट कर रही है। कंपनी के जो टेरिटरीज हैं इंडिया में उनको पहली बार ब्रिटिश पजेशंस किस एक्ट में बुलाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में बुलाया गया। और एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से ही था, अब एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया गया। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसमें कितने मेंबर्स थे, इसमें 6 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स। एक था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, रेवेन्यू को चेक करने के लिए। दूसरा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और फिर 4 मेंबर्स थे प्रिवी काउंसिल के। आप सिर्फ इतना याद रखो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया गया, इसमें कितने मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे।
और ये जो मेंबर्स थे इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट करेगा किंग। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये पूरा तरीके से कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को कंट्रोल करेगा, उनको चेक करेगा। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया इस पिट्स इंडिया एक्ट में। और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल थी, उसमें सिर्फ 3 मेंबर्स कर दिए गए, मतलब मेंबर्स को रिड्यूस कर दिया गया। अभी अपन ने पढ़ा है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू 4 + 1 मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स तो काउंसिल वाले और एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब टोटल 5 मेंबर्स थे इस गवर्नर जनरल की काउंसिल में। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में क्या बोल दिया गया कि सिर्फ 3 मेंबर्स होंगे, मतलब 3 मेंबर्स और एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब अब जो काउंसिल है वो कितने मेंबर्स की होगी, वो 4 मेंबर्स की होगी। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है इसके नंबर को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया। क्लियरली इस पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में बोला गया कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज के ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा अथॉरिटी होगी। मतलब जो गवर्नर ऑफ बंगाल है और जो गवर्नर ऑफ मद्रास है उसको सबॉर्डिनेट बना दिया गया टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसको वेगली इंट्रोड्यूस किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, अपन ने पढ़ा। लेकिन हाँ, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है इसमें क्लियरली बोल दिया गया कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज हैं दे आर सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक जनरल सी लाइन लिखी गई पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में कि ये जो कंपनी अग्रेसिव वॉर्स कर रही है, अग्रेसिव ट्रीटीज कर रही है इंडिया में, उनको प्रोहिबिट किया जाता है, लेकिन इसको खूब बार वायलेट किया जाएगा, इसको खूब बार ब्रीच किया जाएगा, मतलब इसको बहुत सीरियसली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बोला गया कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर्स होंगे जिनको इलेक्ट किया जाएगा 4 साल के लिए। और इनको इलेक्ट कौन करेगा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स इलेक्ट करेंगे। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में कौन लोग थे, ऐसे कंपनी के शेयर होल्डर्स जिनके पास में 1000 पाउंड से ज़्यादा का शेयर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। फिर दूसरा क्या बोला गया, दूसरा बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कि गवर्नर ऑफ बंगाल को अब से एक नई डेजिग्नेशन दी जा रही है और बुलाया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा इसके पास में 4 मेंबर की काउंसिल होगी। ये जो 4 मेंबर की काउंसिल है इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो डिसीजंस लिए जाएंगे मेजॉरिटी वोट के थ्रू। और ये जो 4 मेंबर की गवर्नर जनरल की काउंसिल है इसमें कोरम होगा 3 मेंबर का। टोटल मेंबर्स कितने हैं इस काउंसिल में, 5 मेंबर्स, एक खुद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, वेरिन हेस्टिंग्स जो हैं वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। दूसरा, इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसको स्टैब्लिश किया गया कहाँ पर, कैलकाटा में। कब किया गया, 1774 में। ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 सबॉर्डिनेट जजेस होंगे। और पहले चीफ जस्टिस कौन बने, एलिजे इम्फ पहले चीफ जस्टिस बने। बहुत बेसिक सिंपल सी बातचीत की गई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। फिर लाया गया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बुलाया जाता है। और इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कहा गया कि पहली बार कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में उनको ब्रिटिश पजेशंस बुलाया गया। कंपनी की टेरिटरीज को क्या बुलाया गया, ब्रिटिश पजेशंस बुलाया गया। दूसरा, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया गया। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसमें कितने मेंबर्स थे, इसमें 6 मेंबर्स थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो काउंसिल थी उसके नंबर को रिड्यूस कर दिया गया और कितना कर दिया गया, 3। मतलब अब कितने हो गए टोटल, 4, 3 + 1, एक खुद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और क्लियरली इस पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में क्या बोला गया कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज हैं इनको सबॉर्डिनेट बनाया जा रहा है टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें भी जनरल सी बातचीत की गई। फिर एक 1786 में एक्ट लाया गया। बेसिकली ये जो वेरिन हेस्टिंग है ये जा रहे थे और इनकी जगह पे लॉर्ड कॉर्नवालिस आ रहे थे। और जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला कि देखो, गवर्नर जनरल तो मैं हूं, लेकिन मुझे कमांडर इन चीफ की भी पावर्स चाहिए इंडिया को बेटर मैनेज करने के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड थी कि गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ की पावर्स भी मुझे मिलनी चाहिए। तो ये जो 1786 का एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू
कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ की पावर्स भी दे दी गई। दूसरा, कॉर्नवालिस ये भी चाह रहे थे कि ये जो आपने गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई है, इस काउंसिल के किसी भी डिसीजन को अगर मैं चाहूं तो ओवरराइड कर सकता हूं, ये पावर भी मुझे मिलनी चाहिए। तो ये जो 1786 का एक्ट है, इस एक्ट ने कॉर्नवालिस को ये भी पावर दे दी कि ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, इसके किसी भी डिसीजन को कॉर्नवालिस अगर चाहें तो ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक कंडीशन रखी गई कि जिस भी डिसीजन को आप ओवरराइड करोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। और ये जो प्रोविजंस हैं, इनको बाद में सभी गवर्नर जनरल्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। बहुत सिंपल सी बातचीत। 1786 का एक्ट क्या कहता है? लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स की जगह पे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो आएंगे गवर्नर जनरल बनकर इंडिया में, और उनकी डिमांड थी कि मुझे गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ की भी पावर्स दी जाए। इनकी इस डिमांड को मान लिया जाएगा और एक्ट ऑफ 1786 के थ्रू फुलफिल कर दिया जाएगा। दूसरा, कॉर्नवालिस की डिमांड ये भी थी कि ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, इसके किसी भी डिसीजन को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ, और ये भी 1786 के एक्ट के थ्रू कॉर्नवालिस को दे दिया गया। और ये जो पावर्स हैं, ये जो प्रोविजंस हैं, इनको फिर बाद में सभी गवर्नर जनरल्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। देखो, जाते जाते मैं एडवाइस ये करूँगा कि ऐसे छोटे छोटे अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और इन शॉर्ट नोट्स को 2-4 बार रिवाइज करो। ढंग से अगर रिवाइज करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।